स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जो मध्य प्रदेश का पहला जो वीडियो मैंने बनाया एमपी एसआई और एमपी पीएससी प्री, यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें एमपी से क्वेश्चन आना है, आते ही है, आपने देखा है, तो उसी के तारतम्य में मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, शायद आपको पसंद आया होगा वो वीडियो। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन, जो कल के वीडियो में लास्ट में बताया था कि भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करनी है। उसकी चर्चा बस तो जो डिटेल है वो मैं आपको अधिकतर मात्रा पे बोल के ही बताऊंगा, लेकिन जो उसके फैक्ट हैं, जो याद करने का तरीका है, वो आपको इसमें समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराने पेपर आप देख सकते हैं। तो चलिए, शुरुआत करने के पहले सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। एमपी जो जीके है ना, उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यही से क्वेश्चन यदि आपके 3-4 ही गलत होते हैं तो मान लीजिए आप सिलेक्शन से बाहर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भौतिक विभाजन में यदि बात करें मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की, तो भौतिक विभाजन में ये भौतिक विभाजन कहलाता क्या है, सबसे पहले कुछ चीज़ें बेसिक समझ लेते हैं। कल कुछ सामान्य परिचय में चर्चा की थी और आज कुछ और बेसिक बातों पे चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखिए, ये अपना एमपी है। अच्छा, एमपी का ये क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये उत्तरी क्षेत्र है। ये कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये दक्षिणी क्षेत्र है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो आप सब लोगों को पता होगा 870 किलोमीटर। कितनी है? यहां से यहां तक की चौड़ाई की बात कर रहा हूं। मान लो कि आप यहां सिंगरौली से और यहां झाबुआ आते हैं, तो ये चौड़ाई कितनी है? 870 किलोमीटर है मध्य प्रदेश की। कहां से? पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यदि ये पूछ लिया जाए, यहीं से देखिए, यही क्वेश्चन बदलेगा। ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले, क्योंकि पहले तो छत्तीसगढ़ था 2000 के पहले, तो मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसका सही आंसर आ जाएगा 1127 किलोमीटर। कितनी थी? 1127 किलोमीटर। मतलब कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब उसकी पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 1127 किलोमीटर। और जब 2000 में विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया, तब इसकी चौड़ाई हो गई कितनी? 870 किलोमीटर। तो एक फैक्ट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल लिखते जाइए, नोट करते जाइए। यदि आप सीरियस हैं बिल्कुल पढ़ाई के लिए, तो इसको आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठना है और बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। यदि केवल आप सुन रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है और बाद में घर में जाकर के इसको नोट जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए, कितनी थी जब विभाजन नहीं होता? 1127 किलोमीटर, और विभाजन के बाद 870 किलोमीटर। तो यहां पर नया क्या मिला? 1127। बिल्कुल रटा होना चाहिए ये, क्योंकि ये गलती करने वाले क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, अब उत्तर से दक्षिण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 605। कितनी है? 605 किलोमीटर वर्तमान में है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की वर्तमान में लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। अब वही क्वेश्चन, विभाजन के पहले कितनी थी इसकी लंबाई? तो इसकी जो विभाजन से पहले लंबाई की यदि बात की जाए तो इसकी विभाजन से पहली लंबाई थी 996 किलोमीटर। कितनी हो गई? 996 किलोमीटर। तो बात समझ में आई कि मध्य प्रदेश के, देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या हुआ, वर्तमान में लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण? आंसर 605। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को बना दिया गया कि विभाजन के पहले कितनी थी, तो 996 किलोमीटर ये विभाजन के पहले इसकी लंबाई थी। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद यदि अपन बात करें, विभाजन के पहले की बात हो गई। अच्छा, इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है मध्य प्रदेश की? कहोगे सर ये बड़ा सिंपल सा पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, कितने राज्यों से लगती है? 5। ठीक है, कल भी मैंने बताया था कितने राज्य? 5। अच्छा, विभाजन से पहले कितने राज्यों से लगती थी? तो वो हैं 7। कितने हैं? 7। जब विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती थी? 7 राज्यों से। और जब विभाजन हो गया तो वर्तमान में कितने राज्यों से लगती है? 5, जो कि एक नया राज्य, नया मान लो, जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, उससे जुड़ गई। ठीक है, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया? ये 7। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हो गया आपका बेसिक। अच्छा, एक और थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूं। जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है, पूरा का पूरा ये मध्य प्रदेश, क्वेश्चन आ जाए किस पठार के अंतर्गत आता है? ठीक, तो अब आपको पर्टिकुलर मालवा का पठार,
बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, दक्षिण भारत का पठार। तो आप ये सिंपल से ऑप्शन है, तो इसमें तो आंसर आप टिक कर दोगे। ठीक है, तो देखो जो पूरा का पूरा ये मध्य प्रदेश है, ये यदि सीधा क्वेश्चन पूछे कि पूरा मध्य प्रदेश किस पठार के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या टिक करना है, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण भारत का पठार के अंतर्गत आता है, ये आपका राइट आंसर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, दक्षिण भारत के पठार के अंतर्गत इसको माना जाता है। ठीक है, अच्छा अब यदि थोड़ा डिटेल में और चलते हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये मध्य प्रदेश किस पठार के अंतर्गत आता है, तो दक्षिण भारत के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश आता है। अच्छा, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा मैदान स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सीधा मैं आंसर बता रहा हूं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो मैदान स्थित है उसका नाम है जलोढ़ का मैदान। कौन सा मैदान है, जलोढ़ मैदान जो है मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। सीधा सीधा रट दो, ठीक है, जब मिट्टियां पढ़ेंगे तो आपको जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टी समझ में आ जाएगी, लेकिन आप सीधा सीधा रट लो कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा मैदान स्थित है, तो यदि आंसर में ये है तो आपको ये लगाना है टिक, ऑप्शन में ये है जलोढ़ का मैदान स्थित है। अच्छा, पश्चिम में कौन सी श्रेणी है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सी श्रेणी स्थित है, तो इसका आंसर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा इसको लिख लो। पश्चिम में आपको पता है कौन सी है, अरावली, अरावली की श्रेणी जो दिल्ली तक जाती है। ठीक है, गुरु शिखर जिसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो पश्चिम में कौन सी श्रेणी स्थित है, अरावली की श्रेणी स्थित है। तो दो बातें क्लियर हो गई। ठीक है, उत्तर में कौन सा मैदान है, जलोढ़ का मैदान, पश्चिम में कौन सी श्रेणी है, अरावली की श्रेणी। अच्छा, पूर्व में कौन सा पठार है, तो ये पूर्व का जो यदि पठार की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व के पठार की बात करें, जो इस साइड है, ये जो पूर्व का पठार है बघेलखंड का पठार, ये दूर तक है। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ के एरिया तक लगता है, तो बघेलखंड का पठार पूर्व में कौन सा पठार है, तो बघेलखंड का पठार पूर्व में स्थित है। दक्षिण में तो ये पूरा मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है, तो प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ थे नए फैक्ट। ऐसे डेली ही आपको 7-8 फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हैं और साथ में जो भूलने की संभावना इनकी ज़्यादा है उनको लेकर के आते हैं। अब अपने टॉपिक में आ जाते हैं। आज अपन को ये भौतिक विभाजन पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए कि यदि आप इंस्टाग्राम या रील कुछ देख रहे होंगे उनमें मन आपका ज़्यादा लगेगा। ये पढ़ाई वाले वीडियो हैं, आप इस तैयारी करें। यदि आप सीरियस हैं तब आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मन तो नहीं लगने वाला, वो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, लेकिन यदि अंत तक देखोगे तब आपको ये पूरा डिटेल जब समझ में आएगा तब मज़ा आएगा कि हाँ यार मुझे कुछ डाटा मिला और कुल मिला करके याद हो गया। तो चलिए एक एक चीज़ समझते हैं। देखो, ये मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र है। ठीक, इसको 1 2 3 4 5 6 7 कितने भागों में बांट दिया गया, 7 भागों में बांटा गया। जैसे आपने पढ़ा इसका भौतिक विभाजन, बस सीधे सीधे 7 भाग। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये आते, वो ठीक है, वो आप किताब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में। अब ये सबसे पहले कौन सा है, यही क्षेत्र देख लेते हैं। ये क्या है, मध्य भारत का पठार। अच्छा, मध्य भारत का पठार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है कहाँ से आते हैं, ये यहाँ, ये जो नीमच का क्षेत्र है ना, नीमच मंदसौर का क्षेत्र, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग अधिकतर मालवा के पठार में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री कुछ भी जो नीमच में है पूछ लेते हैं कि ये किस पठार के अंतर्गत है और टिक कर देते हैं अधिकतर के मालवा का पठार। आप बिल्कुल ना मानिए कि हमसे नहीं होगा, आपसे भी हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो होता ही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल वो नोट करवा रहा हूँ कि यहाँ ध्यान दीजिएगा गलतियाँ होती कहाँ हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है नीमच मंदसौर का, ये भी किसके अंतर्गत है आपका, ये है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि मध्य भारत का पठार का क्षेत्र, इतना क्षेत्र मध्य भारत के पठार का क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिटेल रखो। देखो, जो मध्य भारत का पठार है, ये पूरे पठारों का, ये जितना पूरा है, इसका कितने परसेंट है, 28% है। बिल्कुल याद रख लो, सॉरी, मालवा का पठार 28%, मध्य भारत के पठार की यदि बात करें तो ये पूरे उसका कितना है, 10.68% है। कितना, 10.68% है। ये इसको बिल्कुल रट लेना है। मध्य भारत का पठार 10.68%। लास्ट में बताऊंगा ट्रिक से कैसे याद करना, लेकिन अभी आप बिल्कुल रट लो कि मध्य भारत का पठार 10.68%। ये छोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि एमपी से बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मध्य भारत का पठार कितने परसेंट है, 10.68%, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या है, मध्य भारत के पठार में किसकी मिट्टियां कौन कौन सी है, तो यहाँ आपको पता है, यहाँ इसके ऊपर कौन सा मैदान पाया जाता है, जलोढ़ का मैदान। तो मिट्टी कैसी होगी इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी,
जलोढ़ मिट्टी जो है तो इसके अंतर्गत, और कछारी मिट्टी, दो मिट्टियां हैं, जलोढ़ और कछारी, दो प्रकार की मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इनमें से किस पठार पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ऑप्शन ये 7 है, यही है आपके पास, तो उसमें से आपको टिक करना मध्य भारत के पठार। क्वेश्चन दूसरा, कछारी मिट्टी इनमें से किस पठार के अंतर्गत पाई जाती है, ऑप्शन आप तो देखिए ये जो कछारी मिट्टी वाला हो गया। अब इसके बाद इसमें देखते हैं और क्या है। देखो मध्य भारत के पठार में ये हो गया 10.7% कछारी मिट्टी, 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रमुख फसल, तो फसल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मध्य भारत के पठार की प्रमुख फसल क्या हो सकती है, सरसों, पता है आप सब लोगों को, तो ये यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नदियाँ, नदी कौन सी हो सकती है यहाँ पर नदी आपकी एक ही नदी है, जो कि इसका नाम क्या है, चंबल नदी, इसकी यहाँ की नदी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, सरसों की हांडी किस पठार को कहा जाता है, तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। तो ये अभी मध्य भारत के पठार की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, हुई हैं। इसके बाद अभी मैं बता रहा हूँ, ये केवल मध्य भारत के पठार की कुछ जो थोड़ी विशेषताएं वो हैं। पर्वत अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, नदियाँ अलग से पढ़ेंगे, और पठार अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी श्रेणियाँ अलग से पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि वो फिर विस्तृत रूप से जब इसकी सबसे ऊंची चोटी पढ़ेंगे ना इन क्षेत्रों की, तो पूरा केवल मध्य भारत के पठार मालवा, नर्मदा, सतपुड़ा, बघेलखंड, रीवा, बुंदेलखंड सबकी अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मध्य भारत के पठार के लिए इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगली बात देखते हैं। तो इसके बाद हम मालवा का पठार, ये जो शुरुआत में मैंने बताया था कि मालवा का पठार कितने % है, ये है 28%। कितने %? 28% है मालवा का पठार। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखो मालवा के पठार में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो मालवा के पठार में मिट्टी पाई जाती है, सबको पता है आप लोगों को, काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख फसल, जैसे यहाँ की आप सब लोगों को जानकारी थी कि क्या थी, सरसों थी। मालवा के पठार की जानकारी है, प्रमुख फसल क्या होगी यहाँ की, सोयाबीन। सोयाबीन यहाँ की क्या होगी, प्रमुख फसल होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ की नदियाँ, तो जो चंबल यहाँ से गई है, तो यहाँ पर भी ये चंबल है, माही है। ठीक है, तो ये चंबल, माही, छिप्रा, ये नदियाँ मालवा के पठार की नदियाँ हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये यहाँ से, इसमें मालवा के पठार का मुख्य रूप से क्या याद रखना है, ठीक है, मालवा के पठार का मुख्य रूप से जो बात याद रखनी है मालवा के पठार की, वो याद रखनी है इसका परसेंटेज 28%। अच्छा, इसकी चोटी सिगार चोटी है, जाना पाव चोटी है, तो ये सब चोटियाँ अपन अलग से इनका एक वीडियो बनाएंगे अभी, ठीक है, या इसी के समय बाद अभी अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि चोटियाँ किस किस पठार की कौन कौन सी हैं। तो मालवा के पठार में क्या याद रखना है, 28%। अब इसके बाद आ जाओ, मालवा का पठार जैसे ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, यहीं पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर फोकस करना है, और एक एक करके आराम से पढ़ना है, सब कुछ बताया जाएगा। इसके बाद आ जाओ बुंदेलखंड का पठार। अच्छा, बुंदेलखंड का पठार कितने % है, बुंदेलखंड का पठार है आपका 7.7%। किसका, मान लो ये पूरा 100% है, इसका 7.7% क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परसेंटेज याद रखना। अच्छा, बुंदेलखंड के पठार की मिट्टी कौन सी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है कि बुंदेलखंड पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी पाई जाती है इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। तीसरा इसमें क्या है, यहाँ पर मतलब खेती यानी कि फसल क्या होती है, तो गेहूँ, गेहूं के लिए भी ये प्रसिद्ध है, और तिल के लिए, तिल भी यहाँ पर, गेहूं और तिल कहाँ होता है आपके बुंदेलखंड के पठार में, गेहूं और तिल लिख लीजिएगा। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी जो नदी है, तो बुंदेलखंड के पठार में कौन सी है, केन, केन के बाद और कौन सी है, बेतवा। ठीक है, तो 2-3 नदियाँ यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केन और बेतवा हो गई। अच्छा, सिद्ध इसकी चोटी मैं अभी केवल बता दे रहा हूँ, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ कि इनको अलग से ही मैप बनाएंगे, पूरी चोटियाँ उनको ट्रिक के तहत मैंने बनाया है, तो उनको याद करेंगे। तो यहाँ की चोटी कौन सी है, सिगार चोटी है। तो ये आपका हो गया बुंदेलखंड का पठार। अब बात करेंगे रीवा पन्ना के पठार की। बुंदेलखंड के जस्ट बाजू में रीवा पन्ना का पठार है। अच्छा, रीवा पन्ना के पठार की विशेषता कितनी, पहली बात तो इसका परसेंटेज देख लेते हैं, कितने % है ये, रीवा पन्ना का पठार है 10.36%। ये कितना है, ये रीवा पन्ना का पठार है 10.36%। मिट्टी मिश्रित मिट्टी, फसल गेहूं और चावल, जो बुंदेलखंड वही रीवा पन्ना, गेहूं और चावल। और इसमें क्या, रीवा पन्ना के पठार में नदियां केन और टोंस भी होगी, यहाँ से केन और टोंस नदी रीवा पन्ना के पठार से, जो रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा, जबेरा गुम्मद। जबेरा गुम्मद, ये सीधा सीधा शब्द याद कर लो, लिख लो इसको अच्छे से, जबेरा गुम्मद। जबेरा गुम्मद किस पठार पे स्थित है,
कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जबेरा गुम्बद है तो दमोह के आसपास, ठीक है। नर्मदा घाटी टिक करने का या बघेलखंड आप टिक कर सकते हो। तो जबेरा गुम्बद कहाँ स्थित है? जबेरा गुम्बद जो है तो कहाँ, दमोह जिले के पास स्थित है। और किस पठार के अंतर्गत आता है? तो जबेरा गुम्बद आपका आता है रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत जबेरा का गुम्बद आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये कहाँ है? दमोह जिले के अंतर्गत है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये जबेरा गुम्बद आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है। तो ये आपका क्या हो गया? रीवा पन्ना का पठार हो गया। अब इसके बाद अब कौन सा पठार बचा आपका? इसके बाद आ जाओ बघेलखंड का पठार। इनको पूरा रट लेना है, एक एक करके फिर से रिवाइज करोगे हो जाएगा ये। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार में क्या है? देखिए, यदि बघेलखंड के पठार की बात करें तो कितने प्रतिशत है बघेलखंड का पठार? 7%। कितने परसेंट? 7% है आपका बघेलखंड का पठार। दूसरी चीज़ क्या है बघेलखंड के पठार की? इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसकी मिट्टी याद रखिएगा बघेलखंड के पठार की। इसकी मिट्टी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाल प्लस पीली, लाल और पीली, ठीक है। देखो बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी थी? मिश्रित मिट्टी थी। रीवा पन्ना के पठार में कौन सी मिट्टी थी? मिश्रित मिट्टी थी। अब यहाँ बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी आ गई? लाल और पीली मिट्टी आ गई। मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी थी? जलोढ़ और कछारी मिट्टी थी। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो ठीक है, इस तरीके से बार बार इनको आप रिवाइज करोगे। बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। रीवा पन्ना के पठार में कौन सी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी। बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी। मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ और कछारी मिट्टी। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, ठीक है। तो ये हो गया बघेलखंड का पठार। 7% के लगभग है। तो मिट्टी कौन सी? लाल और पीली मिट्टी इसमें पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर खेती किसकी होती है? तो यदि फसल में चावल की फसल यहाँ बघेलखंड के पठार में अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। नदियाँ यहाँ से क्या सोन निकली है, बीहड़ भी निकली है। तो 2 नदियाँ यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। मगर जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कितने परसेंट था बघेलखंड का पठार? 7%। अब यहाँ एक क्वेश्चन और में यहाँ बन सकता है कि मध्य प्रदेश के पूरे जो प्राकृतिक स्थल हैं, ये मतलब मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन जो पूरा ये 7 भागों में किया गया है, उसमें सबसे छोटा हिस्सा किस पठार का है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये परसेंटेज याद करना है। वो कोई और नहीं है, ये बघेलखंड का ही पठार है जो 7% है। ये मध्य प्रदेश के जितने भी ये प्राकृतिक भाग हैं उनका सबसे छोटा भाग क्या है? बघेलखंड का पठार। सबसे बड़ा ये आपको पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक 3 हो गए। मध्य भारत हो गया, बुंदेलखंड हो गया, रीवा पन्ना हो गया और बघेलखंड हो गया। इनकी स्थिति मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आपको मैप जरूर बनाना है, एक एक जिले पिन पॉइंट पे याद होने चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बघेलखंड के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ही सीधे नीचे आ जाते हैं अपन, ठीक है। यहाँ बालाघाट छिंदवाड़ा साइड चलते हैं। चलिए, जैसे ही आप बालाघाट छिंदवाड़ा साइड और ये बैतूल साइड आते हो तो यहाँ एक श्रेणी आपको मिलेगी जिसका नाम है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या नाम है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी है ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है कि महादेव, पचमढ़ी, ठीक है, और आपको यहाँ असीरगढ़, ठीक है, ग्वालीगढ़, ये जो श्रेणियाँ यहाँ से पूरी गई है लाइन से। ये जिसने MBPSC प्री का पिछला 2-3 पहले के पेपर जिसने भी देखे होंगे उनको पता होगा कि इन श्रेणियों का क्रम जमाने के लिए क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। और ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हमेशा कंफ्यूज कर देती है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी। लेकिन अपन इनको पठार के रूप में देख रहे हैं तो पठार के रूप में पढ़ेंगे, जब श्रेणियों के रूप में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जो अगला वीडियो बनेगा पूरे जिसमें पूरे पर्वत रहेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि ये कितनी 7-8 श्रेणियाँ जो यहाँ से महाराष्ट्र से होकर के निकली हैं, यहाँ सतपुड़ा मैकाल तक गई हैं, महादेव पचमढ़ी तक, तो कौन कौन सी है। चलिए बहरहाल अभी ये देख लेते हैं पठार का दृष्टि से इसको क्या है। सतपुड़ा मैकाल का पठार कितने परसेंट है? ये सबसे छोटा तो बघेलखंड हो गया 7%, तो सतपुड़ा मैकाल है ये हो गया अपना कितने परसेंट है सतपुड़ा मैकाल? सतपुड़ा मैकाल है 11%। कितने परसेंट? 11%। परसेंट नहीं भूलना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे टफ होती है ना वही अपन को याद होनी चाहिए कि पेपर में यदि सबसे टफ से क्वेश्चन आ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अपना अच्छा रहेगा और क्वेश्चन भी बनेगा। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कितने परसेंट है? 11% होगी, ठीक है। मिट्टी, यहाँ की मिट्टी भी देख लेना, कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी ये याद करनी है, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी है, काली भी है, छिछली काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से याद करना है लैटेराइट। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़, कछारी। बुंदेलखंड मिश्रित,
रीवा पन्ना मिश्रित, बघेलखंड लाल पीली। अब सतपुड़ा मैकल छिछली काली मिट्टी तो ठीक है, लेकिन याद कौन सी रखना है, लैटेराइट मिट्टी। आपको पता है ना बैतूल के कुकड़ू हिल्स में कॉफ़ी के बागान लैटेराइट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट है, 11% है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ये बैतूल और ये छिंदवाड़ा से होते हुए अपन होशंगाबाद की साइड थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए होशंगाबाद अपन आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पूरा, ये होशंगाबाद ले लो, इंदौर का कुछ क्षेत्र ले लो और नीचे ले लो खंडवा खरगोन का क्षेत्र थोड़ा सा ले लो, उसके ऊपर हिस्सा ले लो। ये सीधा यहाँ तक कौन सा है, नर्मदा घाटी है। सबसे निचला क्षेत्र इसको कहा जाता है, नर्मदा घाटी को क्या कहा जाता है, सबसे निचला क्षेत्र कहा जाता है। कितने प्रतिशत है ये है 26%। कितने परसेंट, 26% है नर्मदा घाटी। कितने परसेंट, 26% आती है नर्मदा घाटी। मिट्टी देखो, जलोढ़ और कछारी के लिए फेमस मध्य भारत का पठार है, ठीक है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी यहाँ भी पाई जाती है, कहाँ, नर्मदा घाटी पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर। और गहरी काली मिट्टी भी नर्मदा घाटी क्षेत्र पर ही पाई जाती है। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट, 26%। मिट्टी कौन सी, जलोढ़ और कौन सी, गहरी काली मिट्टी जो है तो कहाँ पाई जाती है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद और क्या इसमें इंपॉर्टेंट आ जाएगा, यहाँ की फसल गेहूँ, ठीक है, तिलहन, गन्ना, तो ये यहाँ की फेमस फसल हो गई, ठीक है। नदी कौन सी है, नर्मदा और तवा, ये नदियाँ ले लो और बहुत सारी नदियाँ जाएंगी। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट यदि मेरे दृष्टि से नर्मदा घाटी का फैक्ट देखा जाए तो 2 निकलेंगे अपने, जो अपन को पेपर में नोट करने हैं, मतलब कॉपी पेन जो आप लिख रहे हो उसमें नोट करने हैं। एक तो इसका परसेंटेज कितना है, 26%, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश का सबसे निचला, क्या, मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक स्थल कौन सा है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है। परसेंटेज लगभग कितनी, 26%, क्योंकि आजकल व्यापम हो चाहे एमपीपीएससी प्री हो, सब में क्या है कि थोड़ा सा लगभग करके ये परसेंटेज पूछ लेते हैं, लगभग 25%, लगभग 26%। तो इसी तरीके से 26% क्या है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। और कितने प्रतिशत, मतलब दूसरा इंपोर्टेंट क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक स्थल कौन सा है, आपका नर्मदा घाटी है। अब लास्ट कौन सा आ गया, मालवा का पठार। कौन सा, मालवा का पठार। कितने परसेंट है, ये सबसे बड़ा ये होगा मालवा का पठार। 10 दशमलव, जो मालवा के पठार की यदि बात करें तो ये है 28%। कितने परसेंट, 28%। कितने परसेंट है, 28% है मालवा का पठार। मालवा के पठार के कुछ इंपॉर्टेंट देखो, इसकी पहाड़ियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है मालवा के पठार की, लेकिन इसका क्षेत्र कितना है, 28% है। इसके बाद मिट्टी, काली मिट्टी, सबको पता है मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। प्रमुख फसल कौन सी है, सोयाबीन है, ठीक है। नदियाँ आपको पता है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए, मध्य भारत का पठार बिल्कुल रटा होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल आंख बंद करके पता होना चाहिए आपको। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, नर्मदा घाटी, ठीक है, मालवा का पठार। तो ये हो गया इस पूरे पठार। ये पूरे पठार लगभग आपको समझ में आ गए होंगे। अब याद करने के लिए क्या करना है, एक बार इनको फिर से रिवाइज करके आप देखिए, फिर से परसेंटेज आप देखिए, ठीक है। जैसे ही आप 1-2 बार इनको लगातार जल्दी देखोगे, अभी के अभी बिल्कुल जैसे आप तुरंत पढ़ रहे हो ना, वैसे ही एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब ये तो हो गया अपना पठारी क्षेत्र पूरा। अब जो बात मैं कर रहा था आपसे कि जो अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपना आता है वो आता है कि मध्य प्रदेश में एक साथ ही पढ़ा देते हैं वैसे ही कि मालवा पठार, इसमें ये पर्वत है, ये चोटी है, लेकिन ऐसा नहीं। अब इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, उनको अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और उनको अलग अलग तरीके से देखेंगे इसकी पहाड़ियाँ पर्वत कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश का मैप सब लोग बनाना भी सीख लीजिए, और तुरंत कैसे भी बने, लेकिन तुरंत आपको मध्य प्रदेश का मैप 2 मिनट में आपको थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर जो है तो आना चाहिए कि आप तुरंत जो है मध्य प्रदेश का मैप बिल्कुल 1 मिनट में आप बना सकें इस तरीके से कि थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपके सामने हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मैप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका 1 सेकंड में मैप बन गया। अच्छा, अब सबसे पहले पर्वत ऐसे क्षेत्र बांट लिया करिए कि ये इस क्षेत्र के पहले पूरे पर्वत पढ़ने हैं, फिर यहाँ से इस क्षेत्र को ले लेना है, ये पश्चिमी क्षेत्र के, फिर पूर्वी क्षेत्र के, फिर दक्षिणी क्षेत्र के। चलिए एक एक करके देखते हैं, बहुत शांति से और अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, एक एक पर्वत याद हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में यदि आप देखोगे, ये यहाँ से एक श्रेणी है,
इस श्रेणी का नाम है गोपाचल। क्या नाम है? गोपाचल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है यहाँ? गोपाचल पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया ये? गोपाचल पर्वत यहाँ पर है। तो कहाँ पर हो गया? किस पठार पर हो गया? मध्य भारत का पठार। अभी अभी आपने पढ़ा कि मध्य भारत के पठार पर कौन से पर्वत हो गया? गोपाचल। अच्छा, अब यहाँ इस तरीके से एक, ठीक है, बनाते जाइए आप सब लोग, साथ में बनाइए, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा। फिर एक थोड़ा सा और, थोड़ा सा आगे ऐसे कर लीजिए, 2, इसके बाद तीसरा इस तरीके से बना लीजिए, ये 3। देखो वैसे ही तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये पूरी कौन सी श्रेणी है आपकी? ये पूरी श्रेणी का नाम है, अब समझना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये पूरी श्रेणी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरी श्रेणी कौन सी हो गई? विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को के 3 भाग हैं। विंध्याचल के ही 3 भाग हैं, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। कौन कौन से? विंध्याचल, ये हो गई आपकी विंध्याचल, भांडेर, ये सेकंड हो गई भांडेर, और थर्ड हो गई कैमूर। ये 3 श्रेणियां। अब देखना, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अच्छे से समझ लीजिए बढ़िया। ये जो पूरा है, ये पूरी लाइन, ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पूरी यहाँ पर है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जितने भी डीपली बनना चाहिए। क्यों? अब आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर के लगभग पूरब तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब कोई भी क्वेश्चन में बनाता हूँ आपको, भोपाल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक, दतिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये क्षेत्र ऐसे थोड़ी जाएगा यहाँ तक, बिल्कुल नो डाउट। यदि विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऑप्शन में है तो जो ऊपरी क्षेत्र है नर्मदा घाटी के ऊपर का, सीधा टिक कर दीजिए। उसके अंतर्गत डिटेल में पूछ रहा है कि भांडेर की विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत आता है, तब बात अलग हो जाएगी। चंबल श्रेणी, जो चंबल नदी है, वो किस पर्वत श्रेणी को काट करके आगे बढ़ती है? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी यदि ऑप्शन में, सीधा टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि विंध्याचल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, आगे भी है, लेकिन मध्य प्रदेश की दृष्टि से है। यही कंफ्यूज हो जाता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये पूरी क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर। ठीक है, तीनों ये हो गई। इसके बाद ये तो विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, ये 3 श्रेणी हो गई। इसके बाद कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा कहाँ है? इसके निचले हिस्से में। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसके निचले हिस्से में सतपुड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो विंध्याचल को यहाँ बना दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं अपन। मान लो कि ये विंध्याचल है, अब सतपुड़ा बनाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी ऐसे यहाँ से चालू होगी, 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ये इस तरीके से 3 भाग सतपुड़ा के बना देते हैं। अच्छा, 3 भाग जब सतपुड़ा के बनाए तो अब वही वाली बात हो गई। इसको भी 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गई राजपीपला, ये कौन सी हो गई? राजपीपला। ठीक है, कौन सी? राजपीपला। फिर कौन सी हो गई? महादेव, जिसमें पचमढ़ी स्थित है, तो ये अपनी कौन सी हो गई? महादेव। इसके बाद कौन सी जाएगी? मैकाल। कौन सी चली गई? मैकाल। राजपीपला, महादेव, मैकाल। 3 भागों में किस श्रेणी को बांटा गया? ये पूरी श्रेणी कौन सी है? ये पूरी श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये पूरी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जैसे वो कौन सी थी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसको कितने भागों में बांटा गया? 3, राजपीपला, महादेव, मैकाल। इनकी मैं ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल परेशान न हो, पहले समझ लो अच्छे से। राजपीपला, महादेव और मैकाल 3 भागों में किसको मार दिया? ये आपको जो लास्ट की ये है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसको 3 भाग में। अच्छा, अब चलिए एक बार रिवाइज करते हैं अपन। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सी? विंध्याचल, भांडेर, कैमूर। ठीक है, जो ऐसे बिल्कुल बोर्ड नहीं देखना, बिल्कुल ऐसे अंदाजा लगाना आपको। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, कहाँ? नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ।
अब होशंगाबाद से थोड़ा नीचे आना है तो इसको कौन सी आ जाएगी आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ जाएगी। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कितने भाग हैं? 3 भाग है। कौन कौन से? पहले कौन सा भाग आएगा? मान लो ये सतपुड़ा पर्वत, तो पहला भाग कौन सा आएगा? राजपीपला। राजपीपला के बाद फिर दूसरा कौन सा है? महादेव। और महादेव के बाद तीसरा कौन सा है? मैकाल। तो 3 हो गई यहाँ की। ठीक है, तो ये गोपाचल पर्वत हो गया, ये 3 श्रेणियां हो गई। अब इन्हीं सब चीजों को, जाना पाव पहाड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ स्थित है, ठीक है, गुडविल चोटी किसे कहते हैं, सद्भावना चोटी किसे कहते हैं, ठीक है, ग्वालीगढ़ हिल्स कहाँ पर है, ये जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, इन क्वेश्चनों को अपन अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले डेली क्लास लेने के पहले रात के 9 बजे आपको क्लास मिल जाती है, और सीधा क्लास लेने के पहले एक बार पूरा मैप बनाएं, पूरे 55 जिले भरें, उनको भरने के बाद फिर आप जो कल का वीडियो और आज का वीडियो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। और यदि आपको सही से नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल को जूम करके देखते जाना है, तो क्लियर तरीके से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और कल का अपना जो टॉपिक रहेगा वो इसी के आगे रहेगा और एक एक पर्वतों का फुल डिटेल रहेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक हौसला भी मेरा बना रहे और आपको और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो आगे मेरे पास ट्रैक है इनके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, ताकि पूरी तरीके से याद हो सके और आपका समय बर्बाद ना हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।